एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अस्थमा के लिए क्या लाइफ टाइम पंप लेना इम्पोर्टेंट है। अस्थमा है क्या, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, क्या होम्योपैथी में अस्थमा के लिए कोई सॉल्यूशन है। आज अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग अस्थमा। सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा क्या होता है। अस्थमा आपकी लंग्स की क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसके अंदर जो आपका एयरवेज होता है, लोअर एयरवेज जो आपके ब्रोंकियल्स होते हैं, उनकी नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी एलर्जी के कारण या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो बार बार ओवर रिएक्ट करते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मसल्स में स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है और एज ए रिजल्ट नैरोइंग यानी टाइटनेस होना स्टार्ट हो जाती है। वो पैसेज डे बाय डे नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। ये अस्थमा की पहचान है, ये अस्थमा होता है। अस्थमा की पहचान के लिए आमतौर पे एक आम इंसान को ब्रीदिंग जो होती है वो सांस खींच खींच के आती है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहें, चेस्ट में टाइटनेस की फीलिंग होती है। इस तरीके के सिम्टम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। या फिर पेशेंट को खांसी या खराश बनी रहती है और सांस चढ़ने लग जाता है, तो ये अस्थमा की पहचान है। अस्थमा वैसे तो किसी भी एज पे हो सकता है, लेकिन ये अक्सर छोटे बच्चों में बहुत जल्दी और बहुत कॉमनली देखने को मिलता है और ये आगे बढ़ता रहता है अगर हम इसको टाइमली इसको मैनेज नहीं करते हैं तो। अस्थमा के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या इसके ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं? अगर हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री में अगर किसी को अस्थमा का हिस्ट्री है तो भी आप काफी प्रोन होते हैं कि आपको अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर ऐसे एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं जहाँ का एक्वाई इंडेक्स जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा हाई होता है, ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं अस्थमा के लिए। या फिर ऐसे लोग जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं या उनका जो एरिया है या वर्क प्लेस ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है, स्मोक है, ऐसे एरिया वाले लोग भी अस्थमा के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। इस तरीके से अगर हम बात करें, ठंड के जो दिन होते हैं अक्सर उन दिनों में अस्थमा के केसेस बहुत ही ज्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं और अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं यूजली रात के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, या यूं कहें कि रात के टाइम पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो ऐसे में आपका जो सिम्टम्स होता है वो काफी हद तक ट्रिगर हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको अस्थमा के सिम्टम्स रहते हैं उनको इन सर्दियों में बहुत ही खास ख्याल रखना चाहिए और इन सारे सिम्टम्स को नोट करना चाहिए कि क्या क्या आपके अस्थमा के सिम्टम हो सकते हैं। अगर आपको अस्थमा का सिम्टम आपको कोई दिखाई देता है तो अपने फिजिशियन के साथ में कंसल्ट जरूर करना चाहिए और टाइम रहते हुए इसका प्रिवेंशन भी करना चाहिए और इसका मैनेजमेंट भी करना चाहिए। अस्थमा के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम रहता है, इसमें ये रहता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है अक्सर आपकी गले में खराश फील होना स्टार्ट हो जाती है, आपको खांसी आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर जो आपकी ब्रीदिंग है वो आपको खींचकर आप सांस लेते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बहुत सी बार आप नोटिस करते हो कि आपके सामने वाला जो इंसान बैठा है वो सांस खींच खींच के ले रहा है, एक विसल की साउंड आता है, विस्लिंग साउंड आपको सुनाई देता है जिसे विसिंग कहते हैं। ये आपको अस्थमा की एक पहचान हो सकती है। कुछ भी थोड़ा सा भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज करने से सांस चढ़ने लग जाती है, रनिंग करने से, थोड़ा सा भी स्टेयर चढ़ने पे अगर आपकी सांस फूलने लगती है तो ये अस्थमा होने की पहचान हो सकती है। साथ में आपके, क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, इसकी वजह से आपका जो खांसी के साथ में बहुत सी बार जो म्यूकस आता है वो बहुत ही थिक और हल्का सा येलोइश कलर का होता है और बार बार खांसने का मन करता है, बार बार गले में कंटिन्यूअस खराश बनी रहती है। साथ में एलर्जिक रिएक्शंस के साथ में कई बार एलर्जिक राइनाइटिस या साइनसाइटिस के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर हमें अस्थमा से बचना है तो क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकते हैं? इसके लिए आपको मेडिसिन के अलावा भी लाइफस्टाइल में बहुत सारी मॉडिफिकेशन करने की नीड होती है। बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, एकदम क्लीन और एक बहुत अच्छा वेल बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आप अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 बहुत सारे अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक बढ़ा सकते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ताकि आपको किसी भी तरीके की एलर्जिक रिएक्शंस ना देखने को मिले। अपनी इम्यूनिटी को आप बूस्ट रख सकते हैं। साथ में आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को एनहेंस कर सकते हैं, प्राणायाम, योगा,
ऐसी बहुत सारे हमारे आसन होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने लंग्स को बहुत ही अच्छा और हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपके एरिया का जो एक्वाई है वो काफी ज्यादा बड़ा हुआ है तो आप ऐसे में एयर प्यूरिफायर्स का यूज कर सकते हैं, ह्यूमिडिफायर्स यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं होम्योपैथी की, तो होम्योपैथी में अस्थमा के लिए बहुत सारी रामबाण दवाइयां होती हैं। इसमें से अगर सबसे पहले बात करें तो ब्लाटा ओरिएंटलिस, ये मेडिसिन अस्थमा के लिए रामबाण का काम करती है। इसका मदर टिंचर फॉर्म में आप होम्योपैथिक मेडिसिन का अलग अलग पोटेंसी होता है, उसमें से ब्लाटा का जो मेडिसिन रहता है ब्लाटा ओरिएंटलिस, इसका मदर टिंचर में अगर आप 15-15 बूंद पेशेंट को सुबह शाम देते हैं तो कुछ टाइम में ही उसके सारे सिम्टम्स बेटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इपिकॉक, अगर आपकी खांसी में बहुत ही ज्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, खांसी बहुत होती है, बार बार होता है, साथ में ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, तो ऐसे में आप इस मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोंजिया है, हमारी ब्रायनिया अल्बा है, ये मेडिसिन भी हम लोग अस्थमा में यूज करते हैं। लेकिन अच्छे से अगर आप चाहते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाना तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन को लेना चाहिए, सो दैट कि आपको प्रॉपरली आपके सिम्टम के बेस पे मेडिसिन मिल सके। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सेव करें, और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।